इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 5 यात्रियों का नजरिया भाग 2। इसमें हम इबन बतूता का रिहाल पढ़ेंगे। तो इबन बतूता का रिहाल, उसमें पहले का टॉपिक आ जाता है एक आरंभिक विश्व यात्री, शुरुआती विश्व यात्री। चलिए देखते हैं इनके बारे में ये क्या है। ऊपर हमने अल बिरूनी के बारे में पढ़ा, उसमें भी कुछ सीखने को मिला। अब इनको में भी कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो इबन बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे हम लोग रिहाल कहा करते हैं, क्या उसको रिहाल कहा जाता है। और 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियां देता है रिहाल। आप पढ़ो कभी, लेकर हिंदी अनुवाद है उसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा। और मुर्को के इस यात्री का जन्म जो था तंजीयर के सबसे सम्मानित तथा शिक्षित परिवारों में से एक में हुआ था। बहुत अच्छे परिवार में हुआ था जो इस्लामी कानून अथवा शरिया, इस्लाम कानून के बारे में पूरा जानता हो। इस्लामी कानून अथवा शरिया पर अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध था। मतलब इस्लामी कानून इन्हीं के घर के दरवाजे से बहता था, मतलब ऐसा कहा जा सकता है। तो उस परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो अपने परिवार के परंपरा के अनुसार इबन बतूता ने कम उम्र में ही साहित्य तथा रूढ़ि शास्त्र साहित्य तथा शास्त्र रूढ़ शिक्षा जो भी होता था वो हासिल कर लिया था। आगे अब दूसरा चीज उनको पढ़ना था। अब पढ़ना क्या था, साहित्य के बारे में पूरा पढ़ ही लिए थे, शास्त्र रूढ़ पूरा कर ही लिए थे। अब उनके बचा क्या चीज, अब इधर उधर घूमकर कुछ सीखना था और वही लिखना था इनको। अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत उनके श्रेणी में जितने भी सदस्य, समझो कि वो करीबन 12 से 15, ज्यादा से ज्यादा 16 साल का लड़का, ठीक है। तो 16 साल के श्रेणी में जितने भी लड़के थे उन सबसे विपरीत अलग थे ये। इबन बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभवों को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानते थे। ये मानते थे कि पुस्तकों के अलावा हम अगर यात्रा वृत्तांत किसी की जीवनी पढ़ते हैं तो हमको वहां से बहुत ज्यादा मिल जाएगा। यहाँ पर साफ लिखा जाता है अर्जित अनुभव जो होता है ना, अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानते थे ये। और उसे यात्रा करने का बहुत शौक था, और इबन बतूता को यात्रा करने का बहुत शौक था बचपन से ही। और वह नए नए देशों और लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर के क्षेत्रों तक गया था। कहाँ तक? दूर दूर के क्षेत्रों तक चला जाता था। 1332 से 1333 में जब उसे भारत के लिए आना था, तो भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का चला गया। मक्का के तीर्थ यात्रा एवं सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारी बंदरगाहों की यात्रा कर चुका था। उसके बाद इसने भारत के तरफ आने का सोच लिया था कि भारत जइबे करेंगे। मध्य एशिया के रास्ते होकर, मध्य एशिया एक ही तो रास्ता है आने का, तो मध्य एशिया के रास्ते होकर इबन बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग, मतलब जमीनी मार्ग से सिंध पहुंचा और उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था। और कला और साहित्य के लिए दयाशील संरक्षण के रूप में उसकी व्याख्या से अर्जित हो इबन बतूता ने मुल्तान इलाके का नाम है, वहां पर मिट्टी, उसी मिट्टी का इस्तेमाल आज मुल्तानी मिट्टी आप सुनोगे दुकान में, तो वहीं से मिट्टी लेकर आया जाता है, जो मुल्तान के मिट्टी से मुल्तानी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और उच्च के रास्ते, किधर? उच्च के रास्ते, कच्छ तो है नहीं लेकिन यहाँ पर उच्च है, तो उच्च के रास्ते होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और दिल्ली आया। सुल्तान उसकी विद्वता से प्रभावित हुआ, और सुल्तान जो था वो उसके पढ़ाई लिखाई से, उनके विवेक से, उनके सोचने समझने की शक्ति से सुल्तान बहुत प्रभावित हुआ और उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। उसको दिल्ली का काजी
आप उसको बोलो तो न्यायाधीश वहां का बना दिया। वह इस पद पर कई वर्षों तक रहा, बहुत वर्षों तक रहा, पर फिर उसने विश्वास खो दिया। विश्वास खोने के बाद उसे कारागार में कैद कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। बाद में सुल्तान और उसके बीच की गलतफहमी जो थी वो दूर होने के बाद उसे राजकीय सेवा में पुनः स्थापित कर दिया गया। तो 1342 में मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया गया। यहाँ पर समझना कि मंगोल का जो शासक था 1342 में ईस्वी में मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश मिला कि भैया किसी को चीन भेजो, जाओ वहां पर चीन। तो अपनी नई नियुक्ति के साथ इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते होते हुए मालाबार तट की ओर बढ़ गया और मालाबार तट से वह मालदीव गया। और मालदीव जाने के बाद जहां वह 18 महीनों तक काजी के पद पर रहा था, अंततः उसने श्रीलंका जाने का निश्चय किया। फिर श्रीलंका गया और बाद में एक बार फिर वह मालाबार तट तथा मालदीव गया। मालदीव ये टापू हो जाता है, आपको समुद्र में बीच में पड़ता है। कर्नाटक के सीधा आप जाओगे ना पश्चिम साइड में, तो आपको ये सब 7-8 वहां पर टापू मिलेंगे। तो वहां की बात हो रहा है, मालाबार और मालदीव उधर ही है। और चीन जाने के अपने कार्य को दोबारा शुरू करने से पहले वह बंगाल तथा असम भी गया, पूरा घूम कर आया। वह जहाज से सुमात्रा गया। पहले उसको जाना था कहाँ पे, चाइना जाना था। तो चाइना जाने से पहले वो बंगाल और असम चला आया। फिर उसके बाद जहाज से वह सुमात्रा गया और सुमात्रा से एक अन्य जहाज से चीनी बंदरगाह नगर के लिए रवाना हो गया और उधर जाने लगा। ये तस्वीर देखो कि सबूत बता रहा है कि वो लोग नाव पर भी सवार होते थे। ऐसा ऐसा नाव बनता था। ऐसे ये लोग नाव बांध कर बनाते थे पहले, किस चीज से, रस्सी से बांध कर नाव बनाते थे। लेकिन बाद में टेक्नोलॉजी बदल गई और बदलने के बाद इन लोगों ने अलग अलग प्रकार के सिस्टम का इस्तेमाल करना चालू कर दिया, अलग अलग प्रकार के यंत्र बनाने लगे। अब देखो यहाँ पर कहाँ थे हम लोग, तो चीनी बंदरगाह नगर जैतून नगर उसको बोलते हैं, जो आज क्वांझू के नाम से जाना जाता है। तो क्वांझू गया और उसने व्यापक रूप से चीन में यात्रा की, बहुत ज्यादा यात्रा की चीन में, और बीजिंग तक गया। चीन में भी बीजिंग तक गया, लेकिन वहां लंबे समय तक नहीं ठहरा। 1347 में उसने वापस अपने घर जाने का निश्चय कर लिया था और चीन के विषय में उसके वृत्तांत की तुलना जो था मार्को पोलो, जिसने 13वीं शताब्दी के अंत में बेसिन से चलकर चीन और भारत की थी। और उसने बहुत ज्यादा चला ना, बेसिन से चीन गया, भारत गया, उसके बाद से अपने घर जाना था, उसको तंजावुर जाना था। तो उसकी यात्रा की थी, उसके वृत्तांत से की जाती है। और कहाँ कहाँ गया था, कहाँ कहाँ नहीं गया था, उसके वृत्तांत से हमें मालूम चलता है। ये देखो, नाव में यात्री बंगाल के एक मंदिर की मृण मूर्ति कला है। बंगाल के एक मंदिर में आपको ये तस्वीर मिलेगा। लगभग 17वीं 18वीं शताब्दी में इसको बनाया गया है, मतलब आशा किया जाता है, लेकिन उससे पहले भी बनाया गया हो, कौन जानता है। इब्न बतूता ने नवी संस्कृतियों, लोगों, आस्थाओं, मान्यताओं आदि के विषय में अपने अभिमत को सावधानी तथा कुशलता पूर्वक दर्ज किया है। इब्न बतूता नई नई संस्कृतियां, नए नए लोग, नए नए आस्थाएं, नए नए मान्यता जो भी उसने देखा, उसको बहुत सावधानी पूर्वक, कुशलता पूर्वक उसने दर्ज कर लिया अपने यात्रा वृत्तांत रिहाल में। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमें यह ध्यान में रखना होगा कि यह विश्व यात्री जो था ना, 14वीं शताब्दी में यात्रा कर रहा था। कब? 14वीं शताब्दी में यात्रा कर रहा था, जब आज की तुलना में यात्रा करना अधिक कठिन तथा जोखिम भरा कार्य है। तो समझो उस समय कैसा लगता होगा। इब्न बतूता के अनुसार देखें तो उससे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में 40 और सिंध से दिल्ली की यात्रा में लगभग 50 दिन का समय लगता था। यहाँ से आपको बता देते हैं पूरा अच्छी तरीके से
कहाँ कहाँ जाने में कितना समय लगता था। तो इब्न बतूता के अनुसार बताया जाए तो मुल्तान से दिल्ली जाने में 40 दिन लगा, सिंध से दिल्ली जाने में 50 दिन लगा, दौलताबाद से दिल्ली की दूरी 40 दिन की थी, जबकि ग्वालियर से दिल्ली की दूरी जो थी 10 दिन में तय की जा सकती थी, क्योंकि नजदीक था। क्योंकि ग्वालियर से कौन दिल्ली दूर है, तो नजदीक था, इसलिए उसको 10 दिन लगते थे। आज भारत के आप किसी भी कोना में रहो, प्लेन से जाते हो तो 4 से 5 घंटे में चले जाओगे, पूरा बोर्डिंग पास सब कनेक्ट करने के बाद। अगर 4 चक्का से हो, गाड़ी से हो, तो आपको 2 दिन लगेगा। भारत का एक कोना से दूसरे कोना आप तुरंत जा सकते हो 2 दिन में। यहाँ पे देखो, एकाकी यात्री में क्या आता है, लंबी यात्राओं में लुटेरे ही एकमात्र खतरा नहीं थे। केवल लुटेरे ही ऐसा नहीं थे कि जो लूट लेते थे, यात्री गृहातुर हो सकता था और बीमार हो सकता था, मर सकता था। यह रिहाल से लिया गया एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। देखो यहाँ पर, मुझे ज्वार ने जकड़ लिया था और मैंने अपने आप को कमजोरी के कारण गिरने से बचने के लिए जो पगड़ी था मेरे पास, तो पगड़ी के कपड़े को जीन से बांध लिया था। तो शायद नाव पर होंगे तो नाव पर एक आता है छज्जा टाइप का, तो उससे बांध लिया था। अंततः देखा जाए तो हम ट्यूनिस शहर पहुंचे और वहां के निवासी शेख और काजी के पुत्र के स्वागत करने के लिए बाहर आए। हम लोग स्वागत करने के लिए बाहर आए थे। वे हर ओर एक दूसरे के लिए अभिवादन और प्रश्नों के साथ आगे आए, लेकिन उनमें से किसी ने भी मेरा अभिवादन नहीं किया। मैं तो वहां पर गया ट्यूनिस शहर में, लेकिन ना ही उधर का शेख, ना ही उधर का काजी, ना ही उधर काजी का पुत्र, किसी ने मेरा अभिवादन नहीं किया, क्योंकि वहां कोई भी ऐसा नहीं था जिससे मेरा परिचय हो, इसलिए शायद नहीं किया। अपने एकाकीपन, अकेलेपन से मैं इतना उदास हुआ था कि अपनी आंखों में आए आंसुओं को रोक नहीं सका और बहुत रोया। पर एक तीर्थयात्री मेरी कुंठा का कारण, मेरे इस रोने का कारण जानकर मेरे पास आया और अभिवादन किया कि आइए आइए, आपका इस शहर में, आपका इस देश में, आपका इस नगर में इस्तकबाल है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। यहाँ पर देखो, अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब में इब्न बतूता द्वारा भ्रमण किया गया स्थान, कई जगहों के नाम उस तरह से लिखे गए हैं जिस तरह से इब्न बतूता उन्हें जानता था। देखो, ये सब सिंध का नदी है और इधर इधर उसने पूरा एकदम घूम रखा था। नाम बता देते हैं, अंदखोए, बाक, त्रिमिया, कुंदूज, परवान, काबुल, गजना, जिसको गजनी लोग बोलते थे, कंधार, इसको गंधार क्षेत्र बोला जाता था, अजुदाहन, सतलुज, बहुहर, सरस्वती, हंसी, देहली, ये सब पंजाब का इलाका है। पंजाब में 5 गो नदी होता है। मुल्तान, उज्जा ये तो हो गया ना। ये सिंध के बाद लाहड़ी, ये सब इलाके पर कौन घूमा था, इब्न बतूता ने घूम रखा था। तो ये सब रेखा पैमाना है, इस पर आप देखो। ये पैमाना जो है नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर बनाया गया है आपके लिए कि जानो, इसके आगे का रेखा चित्र नहीं है। यात्रा करना अधिक असुरक्षित भी थी। उतना सुरक्षा तो था नहीं, यात्रा में बहुत ज्यादा जोखिम भरा यात्रा था। इब्न बतूता ने कई बार डाकुओं के समूहों द्वारा किए गए आक्रमण झेले थे। कई बार डाकुओं से उनका सामना हुआ था, यहाँ तक कि वह अपने साथियों के साथ कारवा में, यहाँ तक देखा जाए तो वह अपने साथियों के साथ कारवा में चलना पसंद करता था। अकेले नहीं, पूरा झुंड के साथ चलना पसंद करता था। पर इससे भी राजमार्ग के लुटेरे को रोका नहीं जा सकता था। राजमार्ग के लुटेरे आएबे करेंगे। और मुल्तान से दिल्ली की यात्रा के दौरान उसके कारवा पर आक्रमण हुआ था और उसके कई साथी यात्री जो थे उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। जो जीवित बचे
जो भी उसमें से जीवित बचे उनमें इब्न बतूता भी शामिल था और बुरी तरीके से घायल हो चुका था। मतलब ये भी बचे नहीं थे, इनको भी धो दिया था, सब काट कूट दिया था इधर उधर। जिज्ञासाओं का उपयोग, यहाँ पर उनकी जो जिज्ञासा थी उसका उपभोग कैसे करते हैं उसके बारे में देखिए। जैसा कि हमने देखा है कि इब्न बतूता एक हठीला यात्री था। क्या था? एक हठीला यात्री था जिसने उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में अपने निवास स्थान मार्को वापस जाने से पहले कई वर्ष उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया के कुछ भाग, हो सकता है कि वह रूस भी गया हो, भारतीय उपमहाद्वीप तथा चीन की यात्रा की थी। समझो कि वह घर जाने से पहले वो इतना जगह पर घूम चुका था। जब वह वापस आया तो स्थानीय शासक जो उस समय के थे, स्थानीय शासक ने निर्देश दिया कि उसकी कहानियों को दर्ज किया जाए, उसकी कहानियों को अच्छे तरीके से लिखा जाए, छापा जाए, क्योंकि भैया ये जरूरी है। उसने बहुत कुछ ज्ञान अर्जित किया था, उनके पास अरबों का संपत्ति था एक तरीके से समझो तो। आज जो भी हम लोग किताब पढ़ते हैं, मुसलमानी किताब से लेकर बहुत सारी किताब, उसी सब उन्हीं लोग का देन है। अल बिरूनी, इब्न बतूता, कौन लिखता था? यही लोग तो लिखते थे ना, हम लोग तो थे नहीं उस समय, उस जमाने में। शिक्षा तथा मनोरंजन कैसे होता था देखिए। इब्न जुजाई जो था उसे नियुक्त किया गया इब्न बतूता के श्रुत लेखों को लिखने के लिए नियुक्त किया गया था। अपनी प्रस्तावना में लिखता है कौन? इब्न जुजाई अपनी प्रस्तावना में लिखता है कि राजा के द्वारा एक शालीन निर्देश दिया गया है कि वे इब्न बतूता अपनी यात्रा में देखे गए शहरों का तथा अपनी स्मृति में बैठ गए रोचक घटनाओं का एक वृत्तांत लिखवाएं, और साथ ही विभिन्न देशों के शासकों में से जिससे उन्होंने मिला उसके महान साहित्यकारों के तथ्य और उनके धर्मनिष्ठ संतों के विषय में बताएं, और तद अनुसार उसके बाद उन्होंने इन सभी विषयों पर एक कथानक लिखवाया जिसने मस्तिष्क को मनोरंजन तथा कान और आंख को प्रसन्नता दी। मस्तिष्क को मनोरंजन तथा कान और आंख को प्रसन्नता दी। साथ ही में देखा जाए तो उन्होंने कई प्रकार के असाधारण विवरण जिनके प्रतिपादन से लगभग यहाँ पर लाभप्रदा उपदेश मिलते थे। ऐसा उपदेश मिला जिससे लाभ हुआ अनेकों लोगों को। तो दिए गए असाधारण चीजों के बारे में बताया जिनके संदर्भ में अभिरुचि जगी थी, उन सब के बारे में बताया जिसके बारे में रुचि लोगों के मन में जगी थी। ये तस्वीर आप देख सकते हो, इब्न बतूता के पद्य चिन्हों पर ये सब यहाँ पर बैठे हुए हैं शायद। लेकिन यहाँ पर 18वीं शताब्दी का एक चित्र जिसमें यात्री को आग के आसपास इकट्ठा हुआ दिखाया गया। ये लोग यात्री हैं जो आग के इर्द गिर्द बैठकर गर्माहट का आनंद ले रहे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। इब्न बतूता के पद चिन्हों पर यहाँ पर 1400 से लेकर 1800 के बीच 1400 से लेकर 1800 के बीच भारत आए यात्रियों ने फारसी में कई यात्रा वृत्तांत लिखे थे। फारसी में बहुत सारे यात्रा वृत्तांत लिखे थे। उसी समय भारत में मध्य एशिया, ईरान और ओटोमन साम्राज्य की यात्रा करने वाले ने भी कभी कभी अपने अनुभव लिखे थे, और इन लेखकों ने अल बिरूनी और इब्न बतूता के पद चिन्हों का अनुसरण किया, और जिनमें से कुछ ने इस पूर्ववर्ती लेखकों को पढ़ भी रखा था और पढ़ा भी था। और इनमें से सबसे प्रसिद्ध लेखकों में अब्दुल रज्जाक, यहाँ पर देखा जाए तो इन सभी लेखकों में से सबसे प्रसिद्ध जो था अब्दुल रज्जाक था। कौन था? अब्दुल रज्जाक। जस्ट 1 मिनट। हाँ, अब्दुल रज्जाक समरकंदी, जिसने 1440 के दशक में 1440 के दशक में दक्षिण भारत की यात्रा की, और महमूद वाली बल्खी, जिसने 1620 के दशक में व्यापक रूप से यात्रा की थी, तथा शेख अली हाजिन जो
1740 के दशक में उत्तर भारत आया था। तो ये सब शामिल है इधर उधर घूमने के लिए। पूरा इलाका इन लोगों ने छान मारा था। और इनमें से कुछ लेखक जो थे भारत के सम्मोहित थे, भारत से बहुत आकर्षित थे और भारत में रहना चाहते थे। और यहाँ तक कि उनमें से एक महमूद बल्खी तो कुछ समय के लिए सन्यासी भी बन गया था। कुछ अन्य जैसे कि जाना जाता है हाजिन। तो अन्य जैसे कि हाजिन भारत से निराश हुआ। हाजिन क्या हुआ था? भारत से निराश हुआ, क्योंकि हाजिन की सपना बहुत बड़ा बड़ा था। कैसे में देखते हैं कैसे। यहाँ तक कि घृणा भी करने लगा था भारत से। तो भारत से घृणा क्यों करता था? वे भारत में अपने लिए एक उत्सवीय स्वागत की आशा कर रहे थे कि भारत आएंगे तो हमारे लिए उत्सवीय स्वागत होगा, हम बहुत बड़े तोप हैं, हमको बहुत बड़ा उत्सव के साथ हमारा स्वागत किया जाएगा। और इनमें से अधिकांश ने भारत को अचंभे के देश के रूप में देखा, क्योंकि वहां पर गए तो इनको ऐसा कुछ नहीं मिला, ऐसे ही मुंह लटका कराना पड़ा। इसलिए हमेशा उल्टा शब्द बोलता है भारत के लिए, और उसके खानदान के जितने भी लोग हैं वही लोग उल्टा बोलते हैं भारत के लिए। समझो कि आज विदेश में मुसलमानी साम्राज्य में जो भी उल्टा बोलता है भारत के बारे में, सब का सब इसी के खानदान का है। सब किसके खानदान का? हाजिन के खानदान का है सब। इसलिए सब टेढ़े बोलता है सब। आगे पढ़ेंगे फ्रांसवा बैनियर। कब? फ्रांसवा बैनियर एक विशिष्ट चिकित्सक, सबसे अच्छे चिकित्सक के रूप में ये थे। अब चिकित्सक कैसे देख लो आप। लगभग 1500 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात उनमें से कई लोगों ने भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों तथा धार्मिक प्रथाओं के विषय में विस्तृत वृत्तांत लिखे थे। पूरा विस्तार में इसके बारे में लिखा था कि भारत कैसा है, भारत का धर्म कैसा है, भारत का रीति रिवाज कैसा है, सामाजिक तौर तरीके कैसे हैं, ये सब लिखे थे इन लोगों ने। और उनमें से कुछ चुनिंदा लोग जो थे, उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों जैसे जेसुइट रॉबर्ट नोबिली, उसने तो भारतीय ग्रंथ को यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद किया था। जितने भी भारतीय ग्रंथ थे उसको यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद करके यूरोप ले गया। सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों में एक नाम जो था दुआर्ते बरबोसा का था, जिसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण यहाँ पर लिखा था। कालांतर में 1600 ईस्वी के बाद भारत में आने वाले डच, अंग्रेज तथा फारसी यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी थी, और इनमें एक प्रसिद्ध नाम जो था फ्रांसीसी जोहरी था, जो बैप्टिस्ट तेवर्नियर का था। कहाँ का? जो बैप्टिस्ट तेवर्नियर का था, वहां से वो आया था। फ्रांसीसी क्या था? एक जोहरी था। वह जोहरी जो सोना चांदी को पहचानता हो, उसका इस्तेमाल करना जानता, उसको बेचना जानता हो, उसको जो सोनार को जोहरी बोलते हैं। जिसने यहाँ पर देखा जाए तो कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। कितना? 6 बार भारत की यात्रा की थी। वह विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थितियों से बहुत प्रभावित था कि भारत की व्यापारिक स्थिति इतनी अच्छी कैसे है, इसके बारे में जानना चाहता था। और उसने भारत की तुलना ईरान और ओटमन साम्राज्य से की थी। और इनमें से कई यात्री जो थे, जैसे इतालवी चिकित्सक जिनका नाम था मनुकी, कभी भी यूरोप वापस नहीं गए और भारत में ही बस गए। यहाँ पर 17वीं शताब्दी के एक चित्र में बर्नियर को यूरोपीय पोशाक में दर्शाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं यूरोपीय पोशाक में ये है। तो जो ये चिकित्सक थे मानुकी, ये कभी भी भारत से गए नहीं किए, भारत में ही बस गए। नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। कुछ लोग होते थे, बहुत पक्के लोग होते थे। फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा बैनियर, जो सामने तस्वीर दिख रहा था, तो फ्रांसवा बैनियर एक चिकित्सक था
राजनीतिक दर्शन तथा एक इतिहासकार भी था वह, और राजनीतिक दर्शन का भी बहुत अच्छा खासा नॉलेज रखता था। कई बार देखा जाए तो लोगों की तरह ही वह मुगल साम्राज्य में अवसरों की तलाश में आया था, और वह 1656 से 1668 तक 1656 से लेकर 1668 तक भारत में 12 वर्षों तक रहा और मुगल दरबार से नजदीकी रूप से जुड़ा रहा। पहले सम्राट शाहजहां, अच्छा शाहजहां के समय से जुड़ा था ये। तो पहला सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में था, और बाद में मुगल दरबार के एक आर्मेनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में सामने यहाँ पर प्रस्तुत हुए थे। ये चित्र जो था भारतीय पोशाक में तैवर्नियर का चित्र यहाँ पर दिखाया गया है, जो भारतीय पोशाक पहनकर इन्होंने चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर 3.1 है। पूर्व और पश्चिम की तुलना में देखा जाए तो बर्नियर ने देश के कई भागों की यात्रा की और जो देखा उसके विषय में विवरण लिखा, बहुत अच्छा तरीके से लिखा। और वह सामान्यतः भारत में जो भी चीज देखता था उसकी तुलना यूरोपीय स्थिति से करता था और उसे वही लिखता था। और उसने अपनी प्रमुख कृतियों को फ्रांस के शासक लुई 14वें को समर्पित कर दिया। फ्रांस के जो शासक 14वें थे उनको समर्पित कर दिया। और उसके कई अन्य कार्य जो थे प्रभावशाली अधिकारियों और मंत्रियों को पद के रूप में लिखे गए थे। और कुछ ऐसे वहां पर अधिकारियों के बारे में भी लिखा गया था और उनके कार्य के भी बारे में लिखा गया था। ऐसा नहीं कि नहीं लिखा गया होगा। लगभग प्रत्येक दृष्टांत में बर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बताया। यहाँ पर ये जो बर्नियर था उसने बोला कि भारत की स्थिति यूरोप से कम है। जैसा कि हम देखेंगे तो उसका आकलन हमेशा सटीक नहीं था, फिर भी जब उसके कार्य प्रकाशित हुए थे, जब भी उसका कार्य प्रकाशित हुआ तो बर्नियर के वृत्तांत अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ था। बर्नियर का जो वृत्तांत है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था, बहुत ज्यादा लोगों ने पढ़ा था उसको। आप भी पढ़ना चाहते हो तो एक मंगा लो किताब, पढ़ डालो उसको। भारत के विषय में विचारों का निर्माण और प्रसार कैसे होता है उसके बारे में जानो। तो भारत के विषय में विचारों का सृजन और प्रसार करके यूरोपीय यात्रियों के वृत्तांत ने उनकी पुस्तकों के प्रकाशन और प्रसार के माध्यम से यूरोपीय लोगों के लिए भारत की एक छवि के सृजन में सहायता की है, भारत की एक छवि बनाने के लिए सहायता की है। बाद में देखा जाए तो 1750 के बाद जब शेख इत्तिसमुद्दीन तथा मिर्जा अबू तालिब जैसे भारतीयों ने, ये सब भारतीय थे, तो भारतीयों ने यूरोप की यात्रा की, जो उन्हें यूरोपीय लोगों की भारतीय समाज की छवि का सामना करना पड़ा था। और उन्होंने तीर्थों की अपनी अलग व्याख्या के माध्यम से इसे प्रभावित करने का प्रयास किया कि भैया उधर का इलाका कैसा है, भारत से कैसा है, इसके बारे में जानने के लिए वो लोग उधर को गए थे। मुगल सेना के साथ यात्रा। बर्नियर ने कई बार मुगल सेना के साथ यात्रा की। यहाँ सेना के कश्मीर कूच के संबंध में, जब सेना दिल्ली से कश्मीर जाता था तो उस समय उस संबंध में दिए गए वृत्तांत से एक अंश दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा, इस देश की प्रथा के अनुसार मुझे दो अच्छे तुर्कमान घोड़े, तुर्की के घोड़े होंगे शायद, तुर्कमान घोड़े देखने की अपेक्षा की जाती है। और मैं अपने साथ एक शक्तिशाली फारसी ऊंट तथा चालक, अपने घोड़े के लिए एक साइस क्या होता है, घोड़े के लिए एक साइस, एक खानसामा तथा एक सेवक जो हाथ में पानी का पात्र लेकर मेरे घोड़े के आगे चलता है, वो सब का इंतजाम करना है और भी रखता हूँ। और मुझे वह हर उपयोगी वस्तु दी गई थी
दी गई है, जैसे औसत आकार का एक तंबू, छोटा सा तंबू जिसमें हम रह सके, एक दड़ी, चार बहुत कठोर पर हल्के बेतों से बना हुआ एक छोटा सा बिस्तर, जिसमें चारों तरफ से लकड़ी से जोड़ जाड़ के उसको बनाया गया था, एक तकिया, एक बिछौना, भोजन के समय प्रयुक्त होने वाले चमड़े के मेजपोश मिले थे, रंगे हुए कपड़ों के कुछ अंगोछे या नेपकिन मिला था, खाना बनाने के सामान्य से भरे 3 छोटे छोटे झोले जो सभी एक बड़े झोले में रखे गए थे, वो सब मिला। और यह झोला जो था तो झोला भी एक लंबे चौड़े तथा सुदृढ़ दुहरे बोरे अथवा चमड़े के पट्टों से बने जाल में रखा गया था। तो उस समय चमड़ा का इस्तेमाल किया जाता था। चमड़ा आता कहां से था? जानवर मर जाते थे तो उसका चमड़ा नोच लिया जाता था, चाहे जो भी जानवर हो, चाहे उसको मार दिया जाए तब नोच लेता था सब। तो इसी तरह देखा जाए तो इस दूसरे बोरे में स्वामी और सेवकों की खाद्य सामग्री जो थी, साम्राज्य, कपड़े तथा वस्त्र रखे गए थे। नहीं समझे ना यहाँ पे? तो इसी तरह देखा जाए तो इस दोहरे बोरे में, जो दोहरा बोरा था, उसमें स्वामी और सेवकों की खाद्य सामग्री, खाने वाला सामग्री रखा गया था, साम्राज्य, कपड़े तथा वस्त्र रखे गए थे, उसमें कपड़े भी रखे गए थे। मैंने ध्यान पूर्वक 5 या 6 दिनों के उपयोग के लिए बढ़िया सौंफ एक प्रकार का साग पौधा होता था। तो सौंफ की सुगंध वाली मीठी रोटी, अच्छा, सौंफ डालकर उन्होंने रोटी बनाया। तो सौंफ एक बहुत बढ़िया सुगंधीदा पौधा है, जो आप सौंफ का बिया को रगड़ोगे ना तो आपको एकदम बहुत अच्छा महकेगा। तो मीठी रोटी, नींबू तथा चीनी का भंडार साथ में रखा हुआ था। साथ ही देखा जाए तो मैं टांगने है, ऊपर टांगना था, तो दही को टांगने और पानी निकालने के लिए प्रयुक्त छोटे लोहे के अंकुश वाला झोला लेना भी नहीं भूल सका था, और उसे भी नहीं भूला हूं, लेकर आया हूं। और इस देश में नींबू के शरबत और दही से अधिक ताजगी भरी वस्तु कोई नहीं मानी जाती है। तो दही और नींबू वाला शरबत, ये 2 चीज भारत में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। दही का लस्सी चाहे नींबू पानी, ये सबसे ज्यादा आपको इस देश में देखने को मिलेगा। बाकी देशों में ये देखने को नहीं मिलेगा लेकिन कम मिलेगा। लेकिन भारत में आप किसी भी इलाके में चल जाओ, नींबू पानी और दही तो आपको देखने को मिल जाएगा। माठा मिल जाए, चाहे आपको लस्सी मिल जाए, लेकिन अच्छा लगता है, जाना भी चाहिए, पीना भी चाहिए, खाना भी चाहिए। यहाँ पर आगे देखिए, वर्नियर का कार्य फ्रांस में 1670 से 71 में प्रकाशित हुआ था। उसका सारा किताब प्रकाशित कर दिया गया और अगले 5 वर्षों के भीतर ही अंग्रेजी, डच और जर्मन तथा इतालवी भाषाओं में उसका अनुवाद हो गया था। और 1670 और 1725 के बीच में उसका वृत्तांत जो था, फ्रांसीसी के 8 बड़े पुनर्मुद्रित हो चुके थे। 8 बहुत बड़े उसको फिर से छाप दिया गया था। और 1684 तक यह 3 बार अंग्रेजी में पुनर्मुद्रित किया गया था। 3 बार अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया गया था। यह अरबी और फारसी वृत्तांत, जिनका प्रसार जो था हस्तलिपियों के रूप में होता था। किसमें? हस्तलिपियों के रूप में होता था। उसका जो भी उसका फारसी में चाहे किसी भी भाषा में कॉपी बनाया जाता था तो उसको हाथ से लिख कर बनाया जाता था, जो 1800 से पहले सामान्यतः प्रकाशित नहीं हो सकते थे, क्योंकि इतनी तेजी में छापने का औकात किसी के पास नहीं था, हैसियत नहीं था। तो 1800 से पहले वो प्रकाशित नहीं हो पाते थे। और पूरे तरीके से देखा जाए, पूरे तरह से तो विपरीत था वह। क्यों विपरीत था? देखते हैं नीचे। विपरीत इसलिए था क्योंकि वो ज्यादा अच्छे तरीके से छपता नहीं था और बहुत ज्यादा कॉपियां, प्रतियां नहीं बनी थी, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रतियां होंगी उतना ज्यादा बिकेगा, उतना ज्यादा छपेगा।
ज्यादा छपा नहीं, ज्यादा बिका नहीं, इसलिए ज्यादा चला नहीं। फिर बाद में जब प्रिंटर आया, प्रिंटर में छापा गया, छापने के बाद जब प्रस्तुत किया गया तो माशा अल्लाह गर्दा मचा दिया इसने। तो आगे देखते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक आ जाएगा एक अपरिचित संसार की समझ। एक अपरिचित संसार की समझ, अल बिरूनी तथा संस्कृतवादी परंपरा के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। इसका और है विशाल पहुंच वाली एक भाषा और समझने में बाधाएं, कुछ भी समझने में बाधाएं और उन पर विजय कैसे प्राप्त करना है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आपको कुछ भी डाउट है बेझिझक कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।